हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बिंदास चल रही होगी। और एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। आज जो है हम लोग ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरी प्लानिंग के साथ कि किस दिन हम लोगों का कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, किस दिन जो है वो हम लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा। बस एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और हम लोग थोड़ी देर 2-4 मिनट बात करेंगे। उसके बाद आज हम एवरेज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे। अच्छा, मैं बात करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी हम लोगों का जो बचा हुआ है, थोड़ी देर 5 मिनट में आप लोगों के मुद्दे की बात कर लेता हूं जिसे आप लोग सब जानना चाहते हैं। अभी हम लोगों का जो बचा हुआ है वो सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है मेरे भाई। घातांक और करनी बचा हुआ है, सर्ड्स एंड इंडिसेस बचा हुआ है हम लोगों का। और हम लोगों का मेरे भाई बचा हुआ है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम लोगों का बचा हुआ है। ये चैप्टर अभी हम लोगों का बचा हुआ है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 4 क्लास जिसे हम कल से स्टार्ट करेंगे, 4 क्लास हम लोग इसमें लेने वाले हैं। और ये जो है मेरे भाई, मैं आप लोगों का चैप्टर जो है, मतलब इस बार सैटरडे को भी क्लास ले रहा हूँगा। यानी कि कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। कल थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो 3 क्लास तो इस वीक में हो जाएगी। चौथी क्लास जो है वो मेरे भाई मंडे को जाएगी। तो मंडे को ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा वो डीआई स्टार्ट करूंगा। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5 दिन जो है वो हम डीआई को खत्म कर रहे होंगे। यानी सैटरडे जो आएगा, नेक्स्ट वीक का सैटरडे जो होगा, उस दिन हम लोगों की लास्ट क्लास होगी इस बैच की, लास्ट क्लास होगी इस बैच की मेरे भाई। अब आप कहोगे जी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे परमुटेशन, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, जैसे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बचा हुआ है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है। और इसके बाद मैं आप लोगों से पूछूं तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का बचा हुआ है। इसके बाद आप लोगों का सेट्स थ्योरी बचा हुआ है। ये 5 चैप्टर जो है नोटिफिकेशन में हलचल होती है। जैसे ही नोटिफिकेशन में हलचल होगी और नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगा, मैं इन 5 चैप्टर्स को आप लोगों को करा रहा हूंगा। अगर ये नोटिफिकेशन में आते हैं तो मैं इस चैप्टर्स को कराऊंगा। अगर ये नोटिफिकेशन में नहीं आते हैं तो मेरे भाई मैं इन चैप्टर्स को नहीं कराऊंगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। गुरुजी एज जरूर करना चाहिए बेटा। एज जो कराएंगे वो रीजनिंग वाले सर कराएंगे, और अगर एज वो नहीं कराते हैं तो नेक्स्ट वीक में मैं ही करा दूंगा, 2 क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट बैच की शुरुआत इसी से कर रहे होंगे। अगर नोटिफिकेशन में ये आपके सिलेबस में ये चैप्टर्स आते हैं तो इन्हीं से हम लोग चैप्टर मतलब नेक्स्ट कोर्स की शुरुआत कर रहे होंगे। और अगर मेरे भाई ये आपके सिलेबस में नहीं होते हैं तो इन चैप्टर्स को हम लोग नहीं छोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये 2 चैप्टर बचे हैं। आप लोगों की लास्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक सैटरडे में होनी है। सैटरडे में आप लोगों का आखिरी दिन होगा इस बैच का। हाँ भैया, प्रैक्टिस कब? आपने तो कहा था प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस की नहीं, मैं भी कोर्स की बात कर रहा हूं।
मैंने बहुत शानदार तरीके से बीच में बहुत सारी छुट्टी ली। जब आपका यूपी पुलिस का एग्जाम था तब यूपी पुलिस के लिए मैंने क्लास को बंद कर दिया। बीच में बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी, तो उस वजह से भी छुट्टी हुई। तो इस बैच में अगर छुट्टियों के बारे में देखा जाए तो तमाम छुट्टियां जो है वो इस बैच के अंदर लगी हैं। तो मेरे दोस्त, मैं कहूँगा कि ये बैच इतना लंबा भी नहीं होना था जितना लंबा खिंच गया है, लेकिन मैंने बीच में नहीं छोड़ा है। किसी भी हाल में आपका कोर्स खत्म करा के ही मैं दोस्त इस कोर्स से विदाई लूंगा। ठीक है, इन चैप्टर्स को कराने का औचित्य तभी है, अभी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। ये चैप्टर्स अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, थोड़ा सा पेचीदे माने जाते हैं। इन्हें हम तभी करेंगे जब हमें ये एक बार सिलेबस में दिख जाएंगे। अगर ये सिलेबस में 2021 का पेपर देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आप लोगों से नहीं पूछा गया है। जब एक भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है तो 2021 के हिसाब से इनका वेटेज नहीं है। ठीक है, ये कोर्स जो रहेगा टिल पेपर रहेगा। आप लोग इस कोर्स से पढ़िए, बहुत अच्छे से चीजें करिए। बहुत शानदार कंटेंट मैंने आप लोगों को इस कोर्स के अंदर दिया है मेरे भाई। अब चलते हैं अपने एवरेज नाम के टॉपिक के अंदर, है ना। आज एवरेज की आखिरी क्लास है और मिसलेनियस पार्ट आज हम लोगों को करना है। मिसलेनियस पार्ट जो है वो बच्चे आज हम लोगों को करना है, फटाफट से सुनिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 5 + 5 200 बार ये क्वेश्चन कर चुके थे। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, अब इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? आगे और सर पर वाले क्वेश्चन अभी नहीं हुए, सर पैर वाले रह गए हैं, है ना। एक क्लास लूंगा सर पैर वालों की, एक क्लास लूंगा 2 अंकीय संख्या की। ठीक है, x की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है और y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 आता है। यानी x जो है वो 5 बार आता है, तो 5 बार आता है तो योग कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। y जो है वो 7 बार आता है तो योग कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। औसत जो है वो 37 आप लोगों को दिया हुआ है, तो 5 बार x आया है, 7 बार y आया है, क्या टोटल 12 संख्याएं हैं। अगर टोटल योग को टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा। क्या पहली इक्वेशन आप लोगों के सामने ये बन जाएगी, है ना। अब देखिए मेरे भाई, 12 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 तिया 36, 36 और 8 44 हो जाएगा। क्या ये 444 हो चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है। आगे आइए, x की पुनरावृत्ति 7 बार होती है, 7 बार x है यानी योग 7x हो जाएगा। और y की पुनरावृत्ति 5 बार होती है यानी यहां 5y हो जाएगा। अब भी योग संख्या कितनी है? 12 है, तो औसत कितना हो जाता है? औसत जो है वो 35 हो जाता है। यहां से 12 हटाइए, 12 यहां गुणा में ले आइए। अगर मैं योग आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहेंगे? योग जो है वो 420 निकल के आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, x कितनी बार आया है? 5 बार, तो योग कितना हो जाएगा? x को 5 बार लिखोगे, सबको जोड़ोगे 5x आएगा। y जो आया है वो 7 बार आया है, y को 7 बार जोड़ोगे तो 7y आएगा योग। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल योग ये आ जाएगा, और टोटल योग को टोटल संख्या से डिवाइड करोगे, 5 और 7 12 से डिवाइड करोगे तो औसत आ जाएगा। औसत में संख्या की गुणा कर दोगे तो इन सब का योग निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह औसत में संख्या की गुणा कर दोगे तो इन सब का योग निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है y का मान ज्ञात करो, यानी y की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। x को आप लोगों को बराबर करना होगा। x को बराबर कैसे करोगे? अगर x में 7 की गुणा यहां कर दूं और 5 की गुणा यहां कर दूं तो यहां भी 35x हो जाएगा, यहां भी 35x हो जाएगा। क्या x जो है वो बराबर हो चुका है? अगर x जो है वो बराबर हो चुका है तो मेरे भाई इसमें से इसे घटा दीजिए। 7 की गुणा यहां करिए, 49y हो जाएगा। 7 की गुणा मेरे भाई यहां करिए तो आप कहेंगे 7 की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा। इतना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा। ठीक है, 5 की गुणा यहां करिए, 5 पंजे 25y हो जाएगा।
और 5 की गुणा यहां करेंगे तो 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। 49 में से 25 जाएगा तो 24y बचेगा। और उधर जब हम लोग घटाएंगे तो यहां 8 बचेगा, यहां 0 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, या 1008 हो जाएगा। अगर ये 24 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 24 चौका 96, 4 बचेंगे, 24 दूनी 48, क्या y की वैल्यू 42 हो जाएगी। और उसने y की ही वैल्यू पूछी है। एक भी बच्चा अगर क्लास में ऐसा है जिसके बात समझ में ना आई हो तो वो प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो। अगर एक भी बच्चा ऐसा हो जिसके बात समझ में ना आई हो, अगर x 5 बार लिखा गया है तो योग 5x होगा, और अगर y 7 बार लिखा गया है तो योग 7y होगा। अगर टोटल का योग मुझे निकालना है तो 5x प्लस 7y लिखा जाएगा। योग निकालते कैसे हैं? औसत की गुणा संख्या में कर देते हैं तो योग आ जाएगा। फिर उसने कहा है x को 7 बार लिखो, y को 5 बार लिखो तो औसत 35 आता है। यहां से योग ये आ जाएगा। अगर वो y की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है तो x को बराबर कर दो। 7 की गुणा ऊपर, 5 की गुणा नीचे, दोनों को घटा दो तो आप 7 की गुणा ऊपर करिए, 5 की गुणा नीचे। 24y की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे भाई 42 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत हो तो। बताइए। अच्छा एक बात समझिए, x की पुनरावृत्ति 5 बार है। क्या x ऐसे ही 5 बार लिखा होगा? सबका योग करेंगे कितना आएगा? 5x आएगा। y की पुनरावृत्ति 7 बार है, y की पुनरावृत्ति 7 बार है, सबका योग करेंगे 7y आएगा। सबको जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल योग आ जाएगा, और टोटल योग को टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। और पहला औसत 37 दिया है तो ये यहां से ये आया है। 12 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 5x प्लस 7y की वैल्यू 444 हो जाएगी। ठीक उसी तरह 7x प्लस 5y की वैल्यू 420 हो जाएगी। अब y की मान वो वैल्यू पूछना चाह रहा है y का, तो x को बराबर करना होगा। x को बराबर करने के लिए यहां 7 की गुणा, यहां 5 की गुणा, 35 यहां हो गया, 35 ये हो गया, घटा दो इसमें से, ये कट जाएगा। 7 की गुणा यहां 49y, 7 की गुणा यहां 3108, 5 की गुणा यहां 25y, 5 की गुणा यहां 2100। 49 में से 25 जाएगा 24, 3108 में से 2100 जाएगा तो 1008। ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है। मूल विधि कब पढ़ाया जाएगा? मूल विधि जैसे ही आप लोगों के पास सिलेबस आएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें बची हैं। ठीक है, तो अगर वो चीजें हटती हैं तो आप लोगों को यहां समय वेस्ट हो रहा होगा, अगर नई चीजें जुड़ती हैं तो भी फिर आप लोगों को अलग से पढ़ाया जा रहा होगा। और मूल विधि कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जो उस गिवन टाइम में ना हो पाए। तो मेरे दोस्त, सब चीजें, हर एक चीज आपको ध्यान में रखते हुए सोच पा रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मूल विधि का टीचर नहीं है या मूल विधि हम लोग नहीं कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शानदार तरीके से होगी, लेकिन होगी कब? जब आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, उस टाइम पे हम लोग जो है वो मूल विधि करा रहे होंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक चिड़ियाघर में रविवार को औसतन 480 दर्शक तथा अन्य दिनों में औसतन 210 दर्शक आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिन को महीने में प्रतिदिन दर्शकों की औसतन संख्या क्या है? अगर मैं पूछूं कि महीने में कितनी बार शनिवार आएगा, तो आप कहेंगे महीने में हर दिन जो है वो 4 बार तो आता ही आता है, लेकिन जो दिन 1 और 2 तारीख को पड़ता है, अगर महीना 30 का है तो मेरे भाई वो दिन जो है वो 5 बार आता है। अगर महीना 31 का है तो मेरे भाई जो दिन 1, 2 और 3 तारीख को पड़ेगा, केवल वो दिन महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सब दिन जो है वो 4-4 बार आते हैं। ये चीज आप लोगों ने रीजनिंग में, कैलेंडर में पढ़ी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चिड़ियाघर में रविवार को 480 दर्शक आते हैं और महीने की जो शुरुआत हुई है वो शनिवार को हुई है, तो 1 तारीख का शनिवार था तो 2 तारीख का रविवार होगा।
यानी कि रविवार जो आने वाला है वो महीने में 5 बार आने वाला है। तो एक रविवार को 480 दर्शक आते हैं, तो 5 रविवार को टोटल कितने दर्शक आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 2400 दर्शक आ जाएंगे। ठीक है। बाकी अन्य दिनों में औसतन 210 दर्शक आते हैं। अगर 5 दिन हम काउंट कर चुके हैं, टोटल 30 दिन का महीना है, तो 25 दिन अब बचे होंगे। आप देखेंगे 25 0 0, 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52। क्या टोटल पूरे महीने में आएंगे जो दर्शक वो कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 7650 आ जाएंगे। और टोटल कितने दिनों का महीना है? 30 दिनों का महीना है। तो पूरे महीने का अगर मैं औसत निकालता हूं, पूरे महीने का अगर मैं औसत निकालता हूं, तो हर दिन 255 लोग आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यहां थोड़ी सी रीजनिंग हम लोगों की लग रही थी। याद रखना, अगर महीना 30 का है, अगर महीना 30 का है तो 1-2 तारीख को जो पड़ेगा वो महीने में 5 बार आएगा। बाकी सभी दिन जो है वो 4 बार आएंगे। बाकी सभी दिन जो है वो 4 बार आएंगे। अगर महीना 31 का है, मंथ 31 का है, तो मेरे भाई जो दिन 1, 2 और 3 को पड़ेगा वो महीने में 5 बार आएंगे और बाकी सब दिन जो है वो 4 बार आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक है, ये कैलेंडर में रीजनिंग में यूज होता है। उसने कहा है रविवार को भाई 480 आते हैं, 480 आते हैं, तो रविवार कितने पड़ेंगे? 5 पड़ेंगे। तो एक रविवार में 480, तो 5 रविवार में 2400। बाकी बचे कुछ दिन में 210 के हिसाब से 5250 आएंगे। टोटल देखूं तो मैं पूरे महीने में 7650 लोग आए होंगे। एवरेज पूछा है तो पूरे दिन से डिवाइड कर दोगे तो 255 लोग प्रतिदिन आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद से करना मेरे भाई। मैं सारे के सारे टाइप करा चुका हूं, जो बचे हुए हैं उन्हें मिक्स क्वेश्चन में मेरे भाई मैं करा रहा हूं। आप लोग जो है वो खुद से करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे से, जिसने मेरी ये 5-6 क्लास ली है बच्चे, उससे क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। उसे क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। 15 थिएटर हैं, प्रतिदिन एक थिएटर में 600 लोग आते हैं, तो क्या प्रतिदिन 9000 लोग आते हैं सभी थिएटर में मिला के? हाँ या ना? यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो जाते हैं तो मेरे भाई 9 थिएटर बच जाएंगे, किंतु थिएटर में आने वाले कुल उपस्थिति वही रहती है, यानी अब भी 9000 लोग आते हैं। तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसत दैनिक उपस्थिति क्या होगी? यानी कि मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 15 में से 6 खराब हो गए, तो अब केवल 9 थिएटर चल रहे होंगे, लोग 9000 आ रहे हैं, तो अब जो है हमें प्रत्येक थिएटर में 1000 लोग भेजने होंगे। यानी अगर प्रत्येक थिएटर का औसत देखा जाए तो प्रत्येक थिएटर का औसत जो अब रहने वाला है वो 1000 रहने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क बनाएंगे। पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैं कहता हूं इसके बाद 3 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, है ना? राम किसुन भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है, आपका भी कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक छात्रावास, छात्रावास मतलब हॉस्टल, उसमें 35 छात्र थे। कितने छात्र हैं? तो आप कहेंगे 35 छात्र दिए हुए हैं। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, छात्रों की संख्या जो है वो 7 बढ़ जाती है, तो भोजनालय का खर्च जो है वो 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च जो है वो 1 रुपए कम हो जाता है। पूरे भोजनालय का खर्च तो 7 रुपए बढ़ जाता है, औसत 7 रुपए बढ़ जाता है, पूरे भोजनालय का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है,
7 व्यक्तियों के और आने से। लेकिन अगर प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति की बात करूं कि हर व्यक्ति पर जो पैसे पहले पड़ रहे थे उससे औसत 1 कम हो जाता है। तो भोजनालय का प्रारंभिक कुल खर्चा क्या था वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 2 बातें बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पहली बात, इसे मेथड से समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले जो था प्रति व्यक्ति औसत जो था वो ए रुपए था, यानी हर एक व्यक्ति पे खर्चा जो है वो ए रुपए आता था। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हर एक व्यक्ति पर आने वाला टोटल खर्चा जो है वो ए रुपए है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 व्यक्तियों के द्वारा किया गया खर्चा कितना होगा, तो आप कहेंगे अगर एक व्यक्ति ए रुपए खर्च करता है तो 35 व्यक्ति जो है वो 35 ए रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाला खर्चा आपके सामने आ चुका है। अब छात्रों की संख्या 7 और बढ़ जाती है तो भोजनालय का खर्च 42 प्रतिदिन बढ़ जाता है। पहले ही ये खर्चा हो रहा था, अब 42 रुपए और बढ़ जाएगा। क्या अब ये टोटल खर्चा आ जाएगा? और अगर टोटल खर्चे को टोटल छात्रों से डिवाइड कर दूं, पहले ए छात्र था, अब 7 छात्र और आ गए हैं, तो क्या अब टोटल ए प्लस 7 छात्र हो जाएंगे? यानी पहले 35 छात्र थे, अब 7 छात्र और आ चुके हैं, यानी अब टोटल छात्रों की संख्या 42 हो जाएगी। तो अगर टोटल खर्चे को टोटल छात्रों से डिवाइड कर दूं तो एक व्यक्ति का खर्चा निकल के आ जाएगा, और एक व्यक्ति के खर्चे को ही औसत कहते हैं। और उसने कहा है औसत 1 रुपया कम हो जाता है। पहले औसत ए था तो क्या अब ए -1 हो जाएगा? क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं? मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, क्या ये बात समझ में आई? यही इक्वेशन आपको आंसर दे जाएगी। अगले स्टेप में मेरे भाई आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल हॉस्टल में कितने छात्र थे, तो आप कहोगे 35 छात्र थे। मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति जो है वो ए रुपया खर्च करता था, तो 35 व्यक्तियों ने कितने खर्च कर दिए होंगे, तो आप कहेंगे 35 से खर्चा पहले हो गया होगा। अब 7 व्यक्ति और आते हैं, 42 रुपए खर्चा बढ़ जाता है। यानी अगर पहले खर्चे में 42 रुपए जोड़ दूं तो क्या अब का खर्चा निकल के आ जाएगा? और अब के खर्चे को टोटल छात्रों से डिवाइड कर दूं तो अब का औसत निकल के आ जाएगा। तो टोटल छात्र पहले 35 थे, अब 7 और बढ़ गए तो 42 हो गए। पहले औसत ए था, अब 1 कम हो जाता है तो ए -1 औसत हो गया। ठीक है, यहां समझिए, यहां 35 से हो जाएगा, यहां 42 हो जाएगा। 42 की गुणा ए में करेंगे 42 ए होगा, और 42 की गुणा 1 में करेंगे -42 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 42 84 हो जाएगा। 42 में से 35 जाएगा, 7 ए बचेगा। ए की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। यानी पहले जो हर एक व्यक्ति खर्च करता था वो 12 रुपए खर्च करता था, लेकिन उसने पूछा है भोजनालय का प्रारंभिक खर्च क्या था, टोटल खर्चा वो पूछना चाह रहा है। तो अगर एक व्यक्ति 12 रुपए खर्च करता था तो 35 व्यक्ति जो है वो कितने रुपए खर्च कर देंगे, तो क्या आप कह देंगे पहले होने वाला खर्चा जो होगा वो 420 होगा। पहले होने वाला खर्चा जो होगा वो 420 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका समझिए। जब भी आप लोगों से प्रारंभिक खर्चा पूछा जाए, आपका जो भी एक व्यक्ति का खर्चा निकल के आएगा, आप उसकी गुणा हमेशा छात्रों में करोगे। यानी आंसर जो भी होगा वो 35 का मल्टीपल होगा। मान लो एक व्यक्ति का खर्चा 18 रुपए निकल के आया, तो 35 छात्रों का खर्चा कितना होगा, 35 की गुणा करोगे। अगर एक व्यक्ति का खर्चा 22 रुपए निकल के आया तो 35 छात्रों का खर्चा कितना होगा, 35 की गुणा करोगे। यानी जो भी एक व्यक्ति का आपका खर्चा निकल के आएगा, क्या लास्ट में उसकी गुणा 35 से होके ही टोटल खर्चा पता पड़ेगा? अगर लास्ट में 35 से गुणा होने के बाद आंसर आ रहा है तो आंसर जो आया होगा वो 7 का मल्टीपल आया होगा। 35 में क्या होता है, 7 और 5 होता है। आंसर जो होगा वो 7 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। तो ना तो ये ऑप्शन 5 से डिवाइड होता है, ना ये ऑप्शन 5 से डिवाइड होता है। ये 5 से होता है तो ये 7 से नहीं होता है, ये 7 से भी होता है और 5 से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत समस्या है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बढ़िया समझ में आया है। तो बढ़िया समझ में आया है तो बताओ,
इसमें तो सारे ही 50 के मल्टीपल दिख गए आप लोगों को। करो भाई मेथड से। अगर सारे ही इसमें 50 के मल्टीपल दिख गए, क्योंकि 50 छात्र दिए हुए हैं, सारे ही 50 के मल्टीपल हैं, तो मेरे भाई फिर आप लोगों को मेथड से जाना पड़ेगा। फटाफट बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपको ये सीट जो है पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। उसमें यूपीएसआई के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में। आप लोगों से एक ही उम्मीद करूंगा कि आज ही इस पूरी सीट को कंप्लीट कर लेना। मैं दोस्त जैसे ही आप इस सीट को कंप्लीट करोगे, मैं वादा करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के एवरेज में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। एक छात्रावास में 50 छात्र थे। मैंने मान लिया प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा ₹A है, तो 50 व्यक्तियों का खर्चा 50A हो जाएगा, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो भोजनालय का प्रतिदिन का खर्च ₹40 बढ़ जाता है। पहले खर्चा ये होता था, अब ₹40 ज्यादा होगा। अच्छा, व्यक्ति कितने हो गए होंगे? पहले 50 थे, 10 और बढ़ गए, क्या टोटल 60 व्यक्ति हो गए होंगे। टोटल खर्चे को टोटल व्यक्तियों से डिवाइड करोगे, अब का औसत आपके सामने आ जाएगा। जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च जो है वो 4 कम हो जाता है। पहले औसत 4A था, तो अब 4 कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लाइन में मैं जाना चाहूं तो मेरे भाई इस लाइन में ही आंसर आ जाएगा। 60 की गुणा A में 60 होगा, और 60 की गुणा 4 में 60 चौक 240 हो जाएगा। 240 और 40 280 हो जाएगा, और 60 में से 50 जाएंगे, 10A बचेगा। यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। यानी प्रति व्यक्ति होने वाला खर्चा कितना होगा? 28 हो जाएगा। उसने पूछा है भोजनालय का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था। अगर एक व्यक्ति ₹28 खर्च करता था तो 50 व्यक्तियों ने कितना खर्चा कर दिया होगा? 28 पंजे 140, एक जीरो आ जाएगी। यानी कि 28 व्यक्तियों ने, 50 छात्रों ने टोटल खर्चा 1400 का कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट थोड़ा सा सोच के बोलना मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा सोच के बोलना, सोच के जवाब दोगे तो बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। एक ही लाइन में बच्चे आप लोग जवाब दोगे, और ये वो क्वेश्चन है जो अभी करंट के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। बताइए भाई फटाफट। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक भ्रमण पर ₹19 खर्च किए। 11 मित्रों में से प्रत्येक ने भ्रमण पर गए वो, और सबने ₹19 खर्च किए हैं। 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से, ये 12वां जो मित्र था बड़ा दयालु किस्म का था, इसने सभी के औसत से जितना औसत बैठ रहा था, सभी के औसत खर्च से ₹11 कम खर्च किए। ₹11 कम खर्च किए, ₹11 खर्च जो है वो कम किए। अच्छा एक बात बताइए, सभी के औसत से यानी जितना भी सबका औसत बैठ रहा है, इसने ₹11 खर्च कम किए हैं। क्यों ₹11 खर्च कम किए हैं? क्योंकि इसके हिस्से के ₹11 जो है वो इन लोगों ने खर्च कर दिए होंगे। इसके हिस्से के जो ₹11 हैं वो इन लोगों ने खर्च कर दिए होंगे। अगर 11 व्यक्ति ₹11 खर्च करते हैं तो मेरे भाई एक व्यक्ति ने ₹1 खर्च ज्यादा किया होगा। यानी कि ये जो औसत है ये 1 ज्यादा है। हर एक व्यक्ति ने ₹1 ज्यादा खर्च किया होगा। हर एक व्यक्ति ने ₹1 ज्यादा खर्च किया होगा। तो क्या इन्हें जो सही मायने में खर्च करने थे, प्रति व्यक्ति जो खर्च करने थे, वो ₹18 खर्च करने थे। अब क्वेश्चन ने कहा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। यानी कि औसत जो है वो प्रति व्यक्ति ₹18 है,
और ये 12 लोगों को खर्च करना था, तो 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21 हो जाएगा। क्या टोटल जो खर्चा उन्होंने किया होगा वो 216 किया होगा? क्या टोटल जो खर्चा उन लोगों ने किया होगा वो 216 किया होगा? ये बात समझ में आ गई या नहीं मेरे भाई? इसने जो 11 रुपए खर्च कम किए हैं, उन कम खर्च का कारण क्या है? वो 11 रुपए जो है इन 11 लोगों ने कर दिए होंगे। अगर इन लोगों ने 11 व्यक्तियों ने 11 रुपए खर्च कर दिए होंगे तो क्या हर एक व्यक्ति ने 1 रुपया खर्च कम किया होगा? अगर हर एक व्यक्ति ने 1 रुपया खर्च ज्यादा किया है तो क्या औसत जो है वो मेरे भाई इससे 1 कम रहा होगा। यानी हर एक व्यक्ति को 18 रुपए खर्च करने थे और इन्होंने जो है वो 19 रुपए मेरे भाई खर्च किए हैं। इन्होंने 19 रुपए खर्च किए हैं तो औसत जो है सबका 18 है। तो 12 व्यक्तियों को 18 के हिसाब से खर्च करने हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 216 का टोटल खर्चा हो जाएगा। इतनी जल्दी आप लिख कैसे देते हो सर? समझ में नहीं आया है। जैसे ही मैं समझा के हटा हूं, जबकि अब आपके पास जो है वो सारी चीजें 15-20 सेकंड लेट पहुंचती हैं, लैगिंग होती है, 15 से 20 सेकंड की लैगिंग होती है, तो वो देर से पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट वर्ड बोला आपका लिख के आ गया, सर जी समझ नहीं आया। भाई मतलब दरोगा इतना आसान होता तो पूरी दुनिया दरोगा बन के घूम रही होती। थोड़ा सा तो एफर्ट्स डाला करो खुद से, ऐसे क्यों करते हो? आप क्या चाहते हो? मैं बार बार शुरुआत से एक ही चीज बोल के आया हूं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट सामने वाले से लेना चाहते हो। अगर आप अच्छा कंटेंट लेना चाहते हो तो आपको भी एक अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। मुझे लगेगा कि मुझे नहीं, सब टीचर को अगर लगेगा, कोई भी टीचर हो, कि हाँ मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो दुगनी मेहनत के साथ एक अच्छे कंटेंट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसे ये लगेगा कि भाई तू कहां किसके चक्कर में कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये सामने वाले लोग जो हैं वो मेहनती नहीं है, तो वो मेरे भाई घिसा पिटा कंटेंट आपके सामने लेके आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो वेट कर लिया करो। क्वेश्चन खत्म होने से ही पहले आप लोग लिख देते हो कि ये समझ में नहीं आया। अब आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर थोड़ा सा समझोगे ना तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए हैं। 11 व्यक्ति हैं, ये हर एक व्यक्ति 19 रुपए खर्च करता है। अब ये जो 12वां मित्र है, ये औसत मतलब जितना सबके हिस्से में आना चाहिए था उससे 11 रुपए कम खर्च करता है। 11 रुपए कम खर्च करता है। अच्छा, ये 11 रुपए कम खर्च क्यों करता है? जब सबके हिस्से में जो आना था उतना ही इसको खर्च करना चाहिए था, तो ये सबसे 11 रुपए कम खर्च क्यों करता है? क्योंकि अगर ये 11 रुपए कम खर्च करता है तो वो 11 रुपए जो है वो यहां फालतू खर्च हो गए होंगे। अगर इन 11 व्यक्तियों ने 11 रुपए फालतू खर्च कर दिए होंगे तो हर एक व्यक्ति ने 1 रुपया ज्यादा खर्च किया होगा, और हर एक व्यक्ति ने ज्यादा खर्च किया होगा तो 19 में से हर एक व्यक्ति को 1 कम खर्च करना चाहिए था। यानी उनका सही औसत जो है वो 18 रुपए होना चाहिए था। क्या हर एक व्यक्ति को 18 रुपए खर्च करने चाहिए थे? अगर हर एक व्यक्ति को 18 रुपए खर्च करने चाहिए थे तो टोटल 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति कितना खर्च कर रहे होंगे? तो क्या आप कहेंगे 216 रुपए खर्च कर रहे होंगे? क्या आप कहेंगे कि 216 रुपए खर्च कर रहे होंगे? तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात की जाए तो 216 रुपए टोटल खर्चा हो रहा होगा। इसने 11 रुपए कम किए हैं तो वो 11 रुपए ऊपर ज्यादा खर्च हो गए होंगे, तभी इसने 11 रुपए मेरे भाई कम किए हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चे पर किया गया। बच्चे ध्यान से समझना,
लोग कितने हैं, 50 हैं। उन्हीं के खर्चे पर जो है वो एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है कि भाई साहब जो भी पार्टी में आएगा वो अपना अपना खर्चा खुद देगा, ठीक है। उनमें से 48 लोगों ने, प्रत्येक ने 950 रुपए का भुगतान किया। 48 लोगों ने, 48 लोगों ने, प्रत्येक ने कितने का भुगतान किया, हर एक व्यक्ति ने 950 रुपए का भुगतान किया, ठीक है। जबकि अन्य दो ने समूह के औसत खर्च से, समूह के औसत खर्च से, जितना भी इनका औसत था, जितना भी इनका औसत था, जितना भी हर व्यक्ति के खाते में खर्चा आना था, उससे 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया। सबके औसत से 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें सोचना होता है। अगर सबके औसत से, यानी जितना उन पे प्रति व्यक्ति पड़ रहा था उस औसत से इन्होंने 1200 रुपए खर्च किया है, तो अपने हिस्से का तो औसत ये दे चुके हैं जितना सबके हिस्से में आ रहा था। 1200 रुपए खर्च करने की वजह क्या है, 1200 रुपए ज्यादा खर्च करने की वजह है कि इन लोगों ने 1200 रुपए कम खर्च किए होंगे। यानी कि ये जो 1200 इन्होंने फालतू दिए हैं, सबके औसत से भाई साहब इन्होंने अपना औसत तो दे दिया, जो इनके हिस्से में आ रहे थे वो तो इन्होंने दे दिए, 1200 रुपए अधिक दिए हैं क्योंकि इन 48 लोगों ने 1200 रुपए कम दिए होंगे। तो 12 से काटेंगे 100 बार, 12 से काटेंगे 4 बार, क्या हर एक व्यक्ति के 25 रुपए यहां बच गए होंगे? यानी हर एक व्यक्ति के 25 रुपए बच गए होंगे। अगर 25 रुपए जोड़ दूं तो क्या हर एक व्यक्ति को 975 रुपए देने थे? हर एक व्यक्ति को 975 रुपए देने थे। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, खर्च किया गया कुल खर्च कितना है, यानी कि हर एक व्यक्ति को 975 रुपए देने थे। टोटल 50 लोग हैं मेरे भाई, टोटल 50 लोगों ने कितना पेमेंट किया होगा? तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 को 7 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? 950 का भुगतान किया, जबकि अन्य दो ने समूह के औसत से, हाँ समूह के औसत से, समूह के औसत से, औसत खर्च से 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया। 1200 रुपए अधिक का भुगतान करने का मतलब है कि 1200 रुपए जो यहां किए हैं मेरे भाई, 1200 रुपए जो इन्होंने भुगतान किया है, दो लोगों ने, बच्चे यहां देखेंगे दो लोगों ने 1200 रुपए का अधिक भुगतान किया है। तो ये 1200 रुपए जो थे वो 48 लोगों के किए गए थे, औसत से 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया है, ठीक है। 1200 रुपए अधिक का भुगतान, तो हर एक व्यक्ति का मेरे भाई कितना आएगा? हर एक व्यक्ति के 25-25 रुपए और किए होंगे, यानी इन्होंने 25 रुपए कम का भुगतान किया है, यानी इसे 25 रुपए ज्यादा का भुगतान करना चाहिए था, 25 रुपए ज्यादा का भुगतान करना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई अगर 25 रुपए ज्यादा का भुगतान करना चाहिए था तो इन्हें 975 रुपए का भुगतान करना चाहिए था। तो खर्च किया गया कुल खर्च कितना था? द टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड वॉज, भाई मेरे हिसाब से तो 975 के हिसाब से 50 लोगों का खर्चा निकाल लो, मेरे हिसाब से तो जितना भी आएगा, हाँ कहां गड़बड़ी हुई है, गलत कहां हो गया? 975 रुपए का 50 लोगों के हिसाब से निकाल लो मेरे भाई, 50 लोगों के हिसाब से निकाल लो, ठीक है, 50 लोगों के हिसाब से निकाल लो। 1200 रुपए खर्च करने का वजह क्या है? उन्होंने कहा है 950 का भुगतान किया है, जबकि अन्य दो ने समूह के, पूरे समूह के औसत खर्च से मेरे भाई, अच्छा 24, एक बार सुनना, इन्होंने क्या दिया हुआ है एक बार इंग्लिश में। ए पार्टी फॉर 50 पीपल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट हिज ओन एक्सपेंस
48 ऑफ देम पेड 950 ईच, यानी 48 ने 950 प्रत्येक ने दिया। वाइल द अदर 2 पेड, यहां देखिए जबकि 2 अदर जो थे, 2 दूसरे जो थे 1200 रुपए मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप। टोटल का कह रहा है भाई साहब, टोटल का, यानी ये 48 में नहीं बटेगा 1200, ये 50 लोगों में बटेगा। टोटल के औसत से, टोटल के औसत से, टोटल के औसत से 1200 रुपए अधिक दिए, टोटल के औसत से 1200 रुपए अधिक दिए। तो टोटल का औसत से 1200 रुपए अधिक दिए तो सबने 24-24 रुपए कम दिए होंगे। अगर सबने 24-24 रुपए कम दिए होंगे मेरे भाई, सबने 24-24 रुपए कम दिए होंगे मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे? आप लोगों के क्या दिमाग में आ रहा है भाई? अगर मैं ये कहता हूं 50,000 आ जाएगा, वाइल द अदर 2 पेड, 2 ने जो है 1200 रुपए मोर देन था। देखो यहां लिखना, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत खर्च से 1200 रुपए प्रत्येक ने अधिक का भुगतान किया। प्रत्येक लिख दीजिए यहां, 1200 रुपए प्रत्येक ने अधिक का भुगतान किया, यहां प्रत्येक लिख दीजिए मेरे भाई, है ना। हाँ यहां लिख लीजिए बेटा, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत खर्च से, समूह के औसत खर्च से 1200 रुपए प्रत्येक ने अधिक का भुगतान किया, यानी एक व्यक्ति ने 1200 रुपए का भुगतान किया होगा तो 2 व्यक्तियों ने 2400 रुपए का भुगतान कर दिया। ये 2400 पूछूं तो मैं कितने लोगों में बटा है? 48 लोगों में बटा है। तो यहां से मैं देखूं मेरे दोस्त, 24 दूनी 48, यानी हर एक व्यक्ति के हिस्से में 50 रुपए आए, यानी हर एक व्यक्ति ने 50 रुपए कम दिया होगा। तो मेरे भाई प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपए देना था। अगर प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपए देना था तो 50 व्यक्ति कितना दे देंगे मेरे भाई? टोटल होने वाला खर्चा 50,000 होगा। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप यहां प्रत्येक ने लिख दोगे। अगर दोनों ने 1200 रुपए दिए हैं तो नहीं आएगा, प्रत्येक ने 1200 रुपए दिए हैं तो टोटल जो है वो मेरे भाई, टोटल जो है वो आपने 2400 रुपए दिए होंगे, और वो जो 2400 रुपए होंगे वो 48 लोगों का खर्चा हो जाएगा। 48 लोगों का खर्चा है तो एक व्यक्ति ने 50 रुपए कम दिए होंगे, यानी खर्चा बैठ रहा होगा इससे 50 रुपए ज्यादा। तो मेरे भाई खर्चा 1000 रुपए बैठ रहा होगा, खर्चा 1000 रुपए बैठ रहा होगा। औसत से ज्यादा दिए हैं मेरे भाई, ये अपना तो भुगतान कर ही रहे हैं। ये 1200 और 1200 दोनों लोगों ने फालतू दिए हैं, तो 2400 रुपए जो है इन 48 व्यक्तियों के फालतू दिए हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत खर्च से 1200 रुपए प्रत्येक ने अधिक का भुगतान किया। हर एक व्यक्ति ने 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया होगा, तो 2 व्यक्तियों ने 2400 रुपए का अधिक का भुगतान कर दिया होगा, और ये 2400 रुपए जो हैं 48 व्यक्तियों के दिए गए होंगे। यानी एक व्यक्ति ने पहले 50 रुपए कम दिए हैं, अगर वो 50 रुपए और देता तो हर एक व्यक्ति के खाते में 1000 रुपए आते, तो 50 व्यक्तियों का खर्चा 50,000 हो जाएगा। तो यहां मेरे भाई प्रत्येक ने जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई। 50 लोगों में नहीं बटेंगे मेरे भाई, जो पेमेंट पहले कर चुके हैं, अब लास्ट में जो है भुगतान किनको करना होगा? इन लोगों को। इन्होंने औसत से, औसत का मतलब है जो सही खर्चा सबके हिस्से में आ रहा था उससे भी 2400 रुपए अधिक दिए हैं। 1200 एक ने दिए हैं तो 2400 उससे भी अधिक दिए हैं, तो वो 2400 किसके दिए हैं? जो पहले छोड़ के चले गए थे। 48 लोग 2400 रुपए कम दे के गए थे, तो वो 2400 इन्होंने एक्स्ट्रा दिए होंगे। तो 2400 लोगों को 48 लोगों में बांटना है, 2400 रुपए को 48 लोगों में।
तो मेरे भाई हर एक व्यक्ति ने 50 रुपए कम दिए थे, तो अगर वो 50 रुपए और देता तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 1000 रुपए आते, तो 50 व्यक्तियों के हिस्से में 50,000 रुपए आ जाएंगे। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, हाँ, एक लाइब्रेरियन क्या करता है, अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानियों की 50 पुस्तकें खरीदता है। कितनी पुस्तकें खरीदता है? 50 पुस्तकें खरीदता है, परंतु वह पाता है कि वह 76 रुपए अधिक खर्च करे तो वह 14 पुस्तकें अधिक खरीद सकता है, और प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपए प्रति पुस्तक कम हो जाता है। तदनुसार उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि उस व्यक्ति ने एक पुस्तक जो है वो ₹1 की खरीदी होगी, तो 50 पुस्तकें कितने रुपए की हो जाएंगी? 50 रुपए की हो जाएंगी। यानी पहले जो खर्चा हो रहा था वो इतना हो रहा था। उसने कहा अगर वो 76 रुपए और खर्च कर दे, यानी पहले खर्चे में अगर वो 76 रुपए बढ़ा दे, क्या टोटल होने वाला खर्चा अब ये हो जाएगा? अगर टोटल खर्चे को टोटल किताबों से डिवाइड कर दिया जाए, पहले 50 पुस्तक अब 14 अधिक लाता है, तो अब टोटल 64 पुस्तक आ जाएंगी। तो अगर टोटल खर्चे को टोटल किताब से आप लोग डिवाइड कर दोगे तो एक पुस्तक का कीमत आ जाएगी, और उसने कहा है एक पुस्तक की कीमत जो है ₹1 कम हो गई। एक पुस्तक की कीमत ₹1 थी, तो अब ₹1 कम हो गई है। ठीक है भाई, टोटल खर्चे को टोटल किताब से डिवाइड कर दोगे तो एक पुस्तक की कीमत आ जाएगी, और उसने कहा एक पुस्तक की कीमत जो है वो ₹1 कम हो जाती है, यानी औसत ₹1 कम हो जाता है। तो भैया यहां से देख लीजिए क्या आएगा, ये 50A आ जाएगा प्लस 76 आएगा, यहां 64 की गुणा A में करेंगे 64A आएगा, माइनस 64 की गुणा 1 में करेंगे 64 आ जाएगा। 76 और 4 80, 80 और 60 140 होगा, और 64 में से 50 जाएंगे 14A बचेगा, यानी प्रत्येक किताब की कीमत कितनी आ जाएगी? ₹10 आ जाएगी। अगर ये पूछा जाए कि प्रत्येक किताब की कीमत कितनी है, तो आप लोग कहेंगे ₹10 प्रत्येक किताब की कीमत दी हुई है। उसने वही पूछा है प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या है, तो आप लोग कहेंगे ₹10 उसका औसत मूल्य है। ध्यान से समझिए, एक लाइब्रेरियन क्या है, किताब खरीदने गया और उसने 50 किताब खरीद ली। अब उसने कहा अगर वो 76 रुपए और अधिक खर्च कर देता तो उसे 14 पुस्तकें और मिल जाती, और हर एक पुस्तक का रेट ₹1 कम हो जाता, औसत ₹1 कम हो जाता। तो बताइए एक पुस्तक का रेट कितना था? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। आपने कहा कि हर एक पुस्तक का रेट ₹1 था, तो 50 पुस्तकों का रेट इतना हो जाएगा। क्या पहले होने वाला खर्चा ये आपके सामने आ गया है? अगर पहले वाले खर्चे में 76 रुपए जोड़ दूंगा तो अब का टोटल खर्चा ये आ जाएगा, और टोटल खर्चे को टोटल किताब से डिवाइड कर दूंगा, 50 और 14 64 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या अब वाला औसत आ जाएगा, और अब वाला औसत पहले से 1 कम है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो बेटा एक किताब की कीमत ₹10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट पढ़िए भाई और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च करता, एक किताब की कीमत ₹1 मान लीजिए, तो 60 किताब की कीमत इतनी हो जाएगी। अगर वो 336 रुपए और अधिक खर्च करता तो क्या अब टोटल खर्चा ये हो जाएगा? पहले खर्चा ये था, अब 336 रुपए और कर रहा है, तो क्या ये टोटल खर्चा हो जाएगा? तो उसे वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था, यानी पहले से 4 पुस्तकें अधिक आ सकती थी। पहले 60 आती थी, अब 4 अधिक क्या वो 64 पुस्तकें आ जाएंगी।
अगर टोटल खर्चे को टोटल किताब से डिवाइड करोगे तो एक किताब का रेट आ जाएगा, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाती है। प्रति पुस्तक ₹A की थी, अब A-1 की हो जाएगी, 1 रुपया कम हो गया। तो मेरे भाई यहां से अगर हम लोग देखें तो 60A प्लस 336 बराबर 64A-64 हो जाएगा। 336 में 4 जोड़ेंगे 340 और 60 400 हो जाएगा। 64 में से 60 जाएगा, 4A बचेगा, यानी प्रति किताब की कीमत कितनी आ जाएगी? 100 रुपए आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए, तो वो बच्चा 100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। है कोई ऐसा योद्धा जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे? है कोई ऐसा क्लास में योद्धा जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे मेरे भाई? अच्छा, आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ाया होगा। पहले मुझे 2 अंकीय संख्या बताइए कैसे लिखते हैं। आप कहोगे बड़ा आसान है। 2 अंकीय संख्या जो होती है वो 10x प्लस y होती है। और मैं आप लोगों से पूछूं कि अंक पलट के बनाई गई संख्या कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे अंक पलट के बनाई गई संख्या ऐसे लिखते हैं। ये अंक पलट के बनी संख्या है और ये 2 अंकीय संख्या आपके सामने होती है। यही तो होता है मैटर। अब आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 अंकों की कुछ संख्याएं हैं और उनमें से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। टोटल जो है वो 9 संख्याएं हैं। यहां से पता चल रहा होगा टोटल जो है वो 9 संख्याएं हैं। इसने क्या कहा है? 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, तो टोटल 9 संख्याओं का औसत जो है वो 6 कम हो जाता है। उस संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना लेना, और अगर कोई भिड़ने की कोशिश करे आप लोगों से एवरेज पर, तो उसे ये क्वेश्चन दे देना। मोस्ट प्रोबेबली वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, है ना। आप कैसे करेंगे? आपको ये तो पता चल गया है कि टोटल 9 संख्याएं हैं, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 8 संख्याओं का योग अगर मुझे औसत निकालना है, तो आप कहेंगे 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग और 9वीं संख्या हम लोग मान लेते हैं 10x प्लस y। क्या यही है 2 अंकीय संख्या? क्या ये टोटल 9 संख्याएं मैं आपके सामने लिख चुका हूं? भाई 8 संख्याओं का योग तो मैं यहां लिख चुका हूं और मैंने 9वीं संख्या यहां लिख दी है, वो 10x प्लस y है। अगर 9 संख्याओं के योग को 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या औसत आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग मेरे भाई, 8 संख्याओं का योग और अंक पलटकर बनाई गई संख्या, यानी अंक पलट दिए गए होंगे, तो क्या संख्या 10y प्लस x बन चुकी होगी। इधर भी 9 संख्याएं लिखी जा चुकी हैं, इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी औसत आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक को परस्पर बदल दिया जाता है, इस संख्या के अंक को परस्पर बदल दिया गया, तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत जो है, ये औसत जो है ये 6 कम हो जाता है। तो ये औसत जो है वो 6 कम हो जाता है। तो क्या इसमें से 6 घटा दोगे? क्या इसमें से 6 घटा दोगे? भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहूं यहां औसत 20 था, ये औसत कम हो जाता है, 6 कम हो जाता है, तो क्या ये 14 रह गया होगा? अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो क्या इधर से मुझे 6 घटाना पड़ेगा? तो वही काम मैंने ये कहा यहां किया है।
वो कहना चाह रहा है टोटल है 9 संख्याएं, उन 9 संख्याओं का कुछ औसत है। अगर इस वाली संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं, यानी वो 10y प्लस x बन जाती है, तो औसत जो है वो 6 कम हो जाता है, यानी इधर जो वैल्यू है वो 6 कम है। तो अगर मैं बराबर करना चाहता हूं तो इधर वाली वैल्यू में से मुझे 6 घटाना होगा। अब एलसीएम ले दीजिए, 9 छिक्का कितना हो जाएगा, 9 छिक्का मेरे भाई 54 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, 8 संख्याओं के योग से 8 संख्याओं का योग कट गया। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, प्लस y में से 10y जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, और इधर -54 है, उधर जाके +54 हो जाएगा। यहां से 9 कॉमन लेंगे, इधर भाग में पहुंच जाएगा। क्या दोनों संख्याओं के अंतर जो है, दोनों अंकों का अंतर जो है वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का भाई मेरे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 9 संख्याएं हैं, दोबारा समझ लो, टोटल 9 संख्याएं हैं। उसने कहा है एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो भैया 8 संख्या तो मैंने एक तरफ लिख ली, एक संख्या जो है 2 अंकीय संख्या वो यहां लिख ली। उसने कहा है अगर इस संख्या के अंक पलट दिए जाए, तो यहां भी 8 संख्याओं का योग अलग लिख लिया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट था, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये संख्या को पलटा है तो ये संख्या 10y प्लस x बन चुकी होगी, तो औसत 6 कम हो जाता है, ये वाली संख्या 6 कम हो जाती है। अगर ये 6 कम है तो बराबर लिखने के लिए क्या इसमें से 6 घटाना पड़ेगा। अब एलसीएम 9 लेंगे तो 9 छिक्का 54 यहां हो जाएगा। औसत है तो 9 से डिवाइड किया है, 9 से 9 कट गया, 8 संख्याओं के योग से 8 संख्याओं का योग कट गया, प्लस का 10y है, प्लस का x है, इधर आके माइनस का x, 10x में से x जाएगा 9x, y में से 10y जाएगा माइनस का 9y, -54 है, उधर जाके +54 हो जाएगा। तो 9 कॉमन लिया, 9 भाग में आएगा, x माइनस y 6 आ जाएगा। और उसने कहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कह रहा हूं इंपोर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बता देंगे, और इसके बाद हम लोगों के शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और मैं सीट जो है वो आप लोगों को विनायक बैच में भेज रहा हूं, सीट जो है वो विनायक बैच में भेज रहा हूं। कल से सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का स्टार्ट होगा। कल से मेरे भाई आप लोगों का विनायक बैच में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहा होगा। फटाफट बता दीजिए इसके इतने आंसर, मैं इसे आपके ग्रुप में भेज देता हूं, विनायक बैच। अपने वाले राहुल तेवतिया के डाउट ग्रुप में भी इसे भेज देता हूं, डाउट ग्रुप में भी भेज देता हूं मेरे भाई। विनायक बैच में तो भेज दिया, डाउट ग्रुप में भी भेज देता हूं, राहुल तेवतिया डाउट ग्रुप में भी इसे भेज देता हूं, है ना। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे दोस्त, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग, और इसकी प्रैक्टिस कर दोगे। चलिए, ये मैं आप लोगों को भेज चुका हूं, दोनों जगह भेज चुका हूं, यहां पे भी पिन कर देता हूं, यहां पे भी पिन कर देता हूं, और यहां पे भी पिन कर देता हूं आप लोगों को। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया कि बता भाई तेरा वजन क्या है। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक है लेकिन 80 से कम है। उसने कहा मेरा वजन जो है 70 से ज्यादा है और 80 से कम है, यानी 70 से 80 के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का टॉपिक है। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 किलो से अधिक लेकिन 84 किलो से कम लगाया। 74 से अधिक लगाया लेकिन 84 से कम लगाया उसके दोस्त ने।
उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। उसका वजन जो है वो 78 किलोग्राम से कम है, उसकी माता ने कहा। यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है और तीनों सही अनुमान लगाए हैं, तो संभावित वजनों का औसत कितना होगा? तो मेरे भाई 70 से ज्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है 74 से ज्यादा होना चाहिए, तो 70 तो नहीं होगा। 74 से ज्यादा का मतलब है 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 78 हो सकता है। नहीं जी नहीं, 78 नहीं हो सकता। माता जी कह रही है 78 से कम है, तो यही 3 वैल्यू उसकी पॉसिबल है। यही 3 वैल्यू इसमें भी लाई करेंगी। 70 से 80 के बीच में है, 74 से 84 के बीच में और 78 से कम है, तीनों सेटिस्फाई कर रही। उसने इन तीनों का औसत आप लोगों से पूछा है, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 18 को 8 हासिल 1, 7 7 14, 7 21 और 1 22 हो जाएगा। तो औसत निकालिए, 3 7 21, 76 जो है इनका औसत आ जाएगा। वैसे भी ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है, लगातार संख्याएं दी हैं तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 76 इस संख्याओं का जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त कल से जो है वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कल भी क्लास बड़ी होगी थोड़ी सी, है ना, 1.5 घंटे की तरफ हम लोग लेके चल रहे होंगे। और परसों भी क्लास बड़ी होगी और सैटरडे में भी क्लास बड़ी होगी। तीनों दिन जो है वो हम लोग क्लास थोड़ी सी बड़ी करने वाले हैं। मंडे से हम लोग जो है वो डीआई करेंगे थर्सडे तक, और फ्राइडे सैटरडे में हम लोग जो है वो एज को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का आगे के दिनों में चार्ट रहने वाला है। और सैटरडे में मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय बोलने वाला हूं। ये 9 महीने का साथ जो रहा, 8 महीने का साथ जो रहा, बड़ा लाजवाब रहा। बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले इस बैच में। आपने भरपूर प्यार दिया इस बैच में, कसम से मतलब मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की तरफ से आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिला है उसके लिए तो बच्चे क्या ही कहा जाए। मतलब आप लास्ट तक ऐसे लगे रहे, हर बार कुछ भी गलती हुई आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और हर बार ये मतलब आप लोग हर मोमेंट पे आप लोगों को सपोर्ट मिला, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी इमोशनल स्पीच जो होगी वो सैटरडे में हम लोग दे रहे होंगे, और सैटरडे में हम लोग जो है वो रोने वाले हैं, आप भी और मैं भी दोनों मिलकर रोने वाले हैं। नेक्स्ट वीक का सैटरडे जो होगा वो हम लोगों का आखिरी क्लास होगा इस बैच के लिए। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।